पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। प्रवणता को अदिश क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवणता का अर्थ होता है अदिश क्षेत्र में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर का अधिकतम मान। अदिश क्षेत्र में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर के अधिकतम मान को हम प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई अदिश क्षेत्र है फाई, तो उसकी प्रवणता का नोटेशन होगा मेरे पास में ग्रेडियंट फाई। इस ग्रेडियंट फाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि मुझे अदिश क्षेत्र लेना है, उस अदिश क्षेत्र में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर लेनी है यानी कि डी फाई अपॉन में डी आर लेना है। इस परिवर्तन की दर का मुझे अधिकतम मान चाहिए तो मैं इसका अधिकतम मान लूंगा और ये जो अधिकतम मान मेरे पास प्राप्त होगा इसे मैं कहूंगा प्रवणता। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं किसी अदिश क्षेत्र में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर का अधिकतम मान उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। मान लीजिए मेरे पास एक अदिश क्षेत्र है फाई। उस अदिश क्षेत्र में मेरे पास दो सम अदिश पृष्ठ हैं, एक है फाई 1 और दूसरा सम अदिश पृष्ठ है फाई 2। फाई 1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है और फाई 2 की जो वैल्यू है वो 5 प्लस डी फाई है। सम अदिश पृष्ठ का मतलब ये होता है कि उस अदिश पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उस अदिश क्षेत्र का मान समान है। अर्थात ये जो मेरे पास अदिश क्षेत्र बना है सम अदिश पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु पर सम अदिश क्षेत्र का मान होगा 5। इसी प्रकार से मेरे पास ये जो दूसरा सम अदिश पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश क्षेत्र का मान जो है वो 5 होगा। यानी कि इस अदिश पृष्ठ से यदि मैं इस अदिश पृष्ठ पर आता हूं तो अदिश क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो डी फाई होगी, चाहे मैं किसी भी दिशा में जाऊं, चाहे मैं ए से बी दिशा में जाऊं, चाहे मैं ए से सी दिशा में जाऊं, किसी भी दिशा में मैं जाता हूं तो अदिश क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसका मान होगा मेरे पास में डी फाई। अब इस अदिश क्षेत्र में जो परिवर्तन है इसका स्थिति के सापेक्ष अगर मुझे परिवर्तन की दर लेनी हो तो मैं उसे कहूंगा डी फाई अपॉन में डी आर। और मुझे प्रवणता ज्ञात करने के लिए मुझे लेना है इसका मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं ए से दूसरे सम अदिश पृष्ठ पर अगर आता हूं तो उस स्थिति में मेरे पास एक तो अभिलंब दिशा है एन के, दूसरी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है आर के। यदि मैं अभिलंब के अलावा किसी भी दिशा में आता हूं तो मेरे पास जो स्थिति में परिवर्तन है जिसको मैंने यहाँ डी आर से नोट किया है उसका मान, और यदि मैं अभिलंब दिशा में आता हूं उस समय जो स्थिति में परिवर्तन है उसका मान dn है। तो आप देखोगे कि अभिलंब दिशा में जो स्थिति में परिवर्तन है dn उसका मान हमेशा कम होगा और अन्य जो एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी डायरेक्शंस हैं उन सभी में स्थिति में जो परिवर्तन है उसका मान dn की तुलना में हमेशा ज्यादा होगा। तो हमारे पास देखिए जब हम अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर का अधिकतम मान ज्ञात करते हैं तो इस अदिश पृष्ठ से इस अदिश पृष्ठ में जाने पर किसी दिशा के लिए अदिश क्षेत्र में परिवर्तन का मान तो हमेशा डी फाई है, परंतु स्थिति में परिवर्तन का मान हमेशा अलग अलग है। सबसे कम कब है? सबसे कम है जब हम ए से सी दिशा में चलते हैं यानी कि अभिलंब दिशा में चलते हैं। अभिलंब दिशा यानी कि एन कैप डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में स्थिति में परिवर्तन का मान सबसे कम है जिसका मान है dn। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब अंश बटे हर में हर का मान कम होगा, न्यूनतम होगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो क्वांटिटी है कुल मिलाकर के जो राशि बनेगी वो अधिकतम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अदिश राशि की जो प्रवणता होती है उसकी दिशा हमेशा अभिलंब दिशा में होती है। यानी कि ग्रेडियंट फाई को जब मैं डिनोट करूंगा तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी मेरे पास में वो एन के आएगी यानी कि अभिलंब दिशा में आएगी। तो हमारे पास दो बातें होंगी। प्रवणता का अर्थ क्या है? प्रवणता का अर्थ है अदिश क्षेत्र में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर का अधिकतम मान। दूसरी बात, प्रवणता की दिशा क्या है? तो प्रवणता की जो दिशा होती है वो सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा में होती है, जो कि हमें यहाँ से पता चल गया है। कुल मिलाकर के जब ग्रेडियंट मुझे ज्ञात करना होगा तो ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास आएगी डी फाई अपॉन में dn। एन का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में और उसकी दिशा भी क्या आएगी एन के। ये मेरे पास अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान आ गया। इस प्रवणता का मान यदि मैं कार्तीय निर्देश यंत्र में ज्ञात करता हूं तो
ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आ जाएगी डेल अपॉन में डेल एक्स आई के, डेल अपॉन में प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे के, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के। ये तो है ग्रेडियंट की वैल्यू, और ग्रेडियंट ऑपरेट किस पर हो रहा है, फाई पर, तो यहाँ भी आ जाएगा फाई। अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप फाई पर ऑपरेट होगा तो मेरे पास आ जाएगा आई के डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस, अब इसको मैं इस पर ऑपरेट करूंगा तो आ जाएगा जे के डेल फाई ओवर डेल वाई। इसी प्रकार से लास्ट स्टेप को मैं इस पर ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा के डेल फाई ओवर डेल जेड। ये मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू होगी। और बिल्कुल सिंपल से नोटेशन से अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेबुला फाई से। नेबुला का अर्थ जो है वो यही होगा जो ग्रेडियंट का अर्थ है। नेबुला को हम कुल मिलाकर के ये लिख सकते हैं कि आई के डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे के डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है नेबुला की जो क्वांटिटी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला? सबसे पहले बात प्रवणता है क्या है प्रवणता? अदिश चैतन्य स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर का अधिकतम मान। दूसरी बात इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अभिलंब दिशा में होती है। तीसरी बात कार्तीय निर्देश तंत्र में या कार्तीय निर्देश पद्धति में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में इसकी वैल्यू जो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है वो होती है आई के डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे के डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। यहाँ एक बात और करें हमने कि जो हमने डेल ओवर डेल एक्स लिखा है, हमने लिखा है डेल ओवर डेल एक्स। मान लीजिए मैंने यहाँ फाई लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब ये होता है कि फाई का मान एक्स के अलावा अन्य भी चरों पर निर्भर करता है, परंतु जब हम अवकलन करेंगे तो अन्य चरों को कांस्टेंट मान करके केवल x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम वेरिएबल सिर्फ x को मान लेते हैं और अन्य जो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। उस कंडीशन में हम इसको आंशिक अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डेल फाई अपॉन में डेल वाई ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार से डेल फाई अपॉन डेल जेड ज्ञात करते हैं। अब प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रवणता को ज्ञात कैसे करेंगे। प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हम जो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे डेल आर ओवर डेल एक्स ज्ञात करना है। क्योंकि प्रवणता में मुझे करना क्या है, आंशिक अवकलन ही तो करना है। तो सबसे पहले मैं आंशिक अवकलन करना सीखूं। डेल आर ओवर डेल एक्स ज्ञात करने के लिए मुझे ये पता है कि वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। पोजीशन वेक्टर रेखा में आप सभी जानते होंगे। और यहां से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आर का वो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल यानी कि आंशिक अवकलन करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले आंशिक अवकलन किसका होगा? आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का आंशिक अवकलन करना है तो ये आ जाएगा 2r डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू, अब मुझे जो आंशिक अवकलन करना है वो एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का आंशिक अवकलन करोगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का करोगे। y वेरिएबल है परंतु हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं इसलिए y को कांस्टेंट मानते हुए इसका आंशिक अवकलन 0। इसी प्रकार से z का भी आंशिक अवकलन क्या आ जाएगा हमारे पास में 0। तो रिजल्ट क्या निकला? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू x अपॉन में r। ये इक्वेशन सेकंड। मेरे पास जो पहला रिजल्ट आया वो आ गया है डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू x अपॉन में r। सेकंड, मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है डेल r ओवर डेल y। उस कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट तक तो सेम रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट तो ये रहेगी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
यदि मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करता हूं यानी कि आंशिक अवकलन करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2r del r over del y, तो क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर का आंशिक अवकलन 0, y स्क्वायर का आंशिक अवकलन 2y और z स्क्वायर का आंशिक अवकलन फिर 0, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा del r over del y इज इक्वल टू y अपॉन में r। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है मेरे पास में, del r over del y इज इक्वल टू y अपॉन में r। नेक्स्ट इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे del r over del z फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन फर्स्ट का मैं z के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में, ये आएगा 2r del r over del z। z क्यों, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं। x स्क्वायर का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0, y स्क्वायर का 0 और लास्ट z स्क्वायर का करेंगे तो 2z। सेम क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, del r over del z इज इक्वल टू z अपॉन में r। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया del r over del z इज इक्वल टू z अपॉन में r। ये रिजल्ट है मेरे पास में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ तक तो हमने सिर्फ आंशिक अवकलन करना सीखा है, आंशिक अवकलन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने निकाल लिए। अब हम प्रवणता ज्ञात करना सीखते हैं। प्रवणता ज्ञात करने के लिए ये जो रिजल्ट है हमारे पास में, ये रिजल्ट काम में आएंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये आपके पास में del r का, तो हम डेल की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो i के डेल अपॉन में डेल x प्लस j के डेल अपॉन में डेल y प्लस k के डेल अपॉन में डेल z। ऑपरेट किस पर करना है, r पर। तो r पर ऑपरेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा i के डेल r ओवर डेल x प्लस j के डेल r ओवर डेल y प्लस k के डेल r ओवर डेल z। वैल्यू रख दो। डेल r ओवर डेल x हम पहले से जानते हैं x अपॉन में r है, तो ये आ जाएगा i के x अपॉन में r प्लस j के इसकी वैल्यू y अपॉन में r प्लस k के इसकी वैल्यू z अपॉन में r। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से इसमें पुट कर दी है। अब देखिए आपके पास 1/r तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, x i के प्लस y j के प्लस z k के। ये क्या बन गया, वेक्टर वेक्टर r अपॉन में r, ये हमारे पास आ गया r कैप। तो इस प्रकार से हम r की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मान लीजिए हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। मान लीजिए आपको 1/r की प्रवणता ज्ञात करनी है। 1/r की प्रवणता ज्ञात करने के लिए ग्रेडियंट 1/r, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, i के डेल ओवर डेल x प्लस j के डेल ओवर डेल y प्लस k के डेल ओवर डेल z। ऑपरेट किस पर करना है, 1/r। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, i के डेल अपॉन में डेल x 1/r प्लस j के डेल अपॉन में डेल y 1/r प्लस k के डेल अपॉन में डेल z 1/r। अब देखिए 1/r का अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1/r² डेल r ओवर डेल x प्लस j के -1/r² डेल r अपॉन में डेल y प्लस k के -1/r² डेल r अपॉन में डेल z। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, -1/r²। बचा क्या, i के डेल r और डेल x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x अपॉन में r। इसी प्रकार से डेल r और डेल y की वैल्यू y अपॉन में r, डेल r और डेल z की वैल्यू z अपॉन में r।
इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x अपॉन में r प्लस j के y अपॉन में r प्लस k के z अपॉन में r। क्या कॉमन आ जाएगा? 1 अपॉन में r फिर कॉमन आएगा तो माइनस 1 अपॉन में r क्यूब x i k प्लस y j k प्लस z k के। ये फिर वेक्टर r बन जाएगा माइनस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब, जिसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस r के अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास में प्रवणता का मान आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो करते हैं हम। मान लीजिए हमें प्रवणता ज्ञात करनी है ग्रेडियंट x y स्क्वायर z की। अब क्या r की फॉर्म में ना देकर के हमें x y z की फॉर्म में दे दिया, तब हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट की वैल्यू रखेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? i के डेल ओवर डेल x, j के डेल ओवर डेल y प्लस k के डेल ओवर डेल z। किसका ग्रेडियंट करना है? x y स्क्वायर प्लस z का, सॉरी इनटू z का। अब हम क्या करेंगे? i के ऑपरेट करो इसको, डेल x y स्क्वायर z अपॉन में डेल x प्लस j के डेल x y स्क्वायर z अपॉन में डेल y प्लस k के डेल x y स्क्वायर z अपॉन में डेल z। अब देखो जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानते हुए बाहर लो, y स्क्वायर z i के x का पार्शियल डिफरेंशियल 1 हो जाएगा प्लस। अब क्या y के रिस्पेक्ट में करना है तो x और z बाहर आ जाएगा, x z j के, और y स्क्वायर का करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2y j के। इसी प्रकार से यहाँ इसका करोगे तो इसमें x y स्क्वायर बाहर आ जाएगा k के, और z का आंशिक अवकलन 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ कि हम आंशिक अवकलन कैसे करेंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप